खुश आमदीद। आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान में कम्युनिस्ट मूवमेंट की क्या हिस्ट्री है, क्योंकि इसके ऊपर कई लोगों ने मुझे कहा है कि सर इस पे कुछ बोलें। आपका ख़ुद ताल्लुक़ जो है लेफ़्ट पॉलिटिक्स के साथ था, तो आप इस सारे पाकिस्तान बनने के बाद जो यहाँ पे कम्युनिस्ट मूवमेंट हुई उस पे आपका क्या तज्जिया है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा एक मुनासिब सवाल है, लेकिन इसका अगर हम जवाब ढूंढना चाहें तो थोड़ा सा हमें वक्त में पीछे जाना पड़ेगा। प्री पार्टीशन के ज़माने में देखें, कम्युनिस्ट पार्टी जो है हिंदुस्तान के अंदर कम्युनिस्टों की मूवमेंट कहना चाहिए, ये 1920 के लगभग शुरू हो गई। 1925 में एक पार्टी भी डिक्लेयर हो गई, लेकिन ये कोई ओपन लीगल पार्टी नहीं थी, बल्कि छुप छुपा के अपना काम करना पड़ता था। और पेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टीज बनाई गई फ्रंट लाइन पे। कांग्रेस के अंदर भी रह के आज़ादी की जंग के लिए, मूवमेंट के लिए, फ्रीडम मूवमेंट के लिए उसमें हिस्सा लिया गया। ट्रेड यूनियन मूवमेंट में भी इन्होंने हिस्सा लिया कम्युनिस्टों ने। ये कौन कम्युनिस्ट थे? ये वो लोग थे जो रूसी इनकलाब के बाद, देखे, खिलाफत मूवमेंट की वजह से कुछ मुसलमान वहाँ पे अफ़गानिस्तान से होते हुए सेंट्रल एशिया से गुज़र के आ गए, और उन्होंने लेनिन और बाद में स्टालिन को सुना और उस मॉडल से बहुत खुश हुए क्योंकि इंसाफ पे बेस था। इसी तरह कई लोग जो हिंदू थे या सिख थे वो भी इस मूवमेंट का हिस्सा बने, और लिहाजा ये सारे लोग हिंदुस्तान में वापस आके इम्पीरियलिज्म के ख़िलाफ़ इन्होंने जिद्दोजहद शुरू कर दी। और ये जो है कम्युनलिज्म यानी कि मजहबी बुनियादों पे लोगों को डिवाइड करना, इसके बहुत ख़िलाफ़ थे। और ज़्यादातर 1934 के बाद ये कांग्रेस के अंदर ही रह के इनको काम करना पड़ा, क्योंकि फिर ओपन बैन लगा दिया गया था, अंग्रेज़ों ने लगा दिया था कम्युनिस्ट पार्टी पे। तो जो है ना, कम्युनिस्ट पार्टी एक लीगल पार्टी, उसका दफ्तर हो जहां आप जा सकें, ये तो 1942 में पहली दफ़ा मुनासिब तरीके से हुआ है। उससे पहले छुप छुपा के ही काम था। अब होता ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने हमला पहले तो अपने ईस्ट में किया ना, चेकोस्लोवेकिया में 1939। उसी दौर में ये पोलैंड आ गए, और पोलैंड में फिर सितंबर 1 को बरतानिया ने और फ्रांस ने जंग डिक्लेयर कर दी हिटलर पे, क्योंकि उन्होंने वार्न किया था कि आप इधर नहीं बढ़ें। जब ये शुरू हो गया तो हिटलर की जंग फिर मगरबी यूरोप की तरफ भी रुख हो गया। हालांकि अगर जिस तरह नाज़ी आइडियोलॉजी थी, वेरी वेरी एंटी कम्युनिस्ट, रेबिडली, मॉर्बिडली कहना चाहिए एंटी कम्युनिस्ट, और सब सोच रहे थे कि ये हमला सोवियत यूनियन पे होगा। लेकिन क्योंकि फ्रांस ने और बरतानिया ने 1 सितंबर को जंग डिक्लेयर कर दी, आफ्टर क्या कहते हैं, हिटलर ने पोलैंड पे हमला किया, तो इस सारी जंग का कैरेक्टर बदल गया। और हिंदुस्तान के अंदर जब ये जंग शुरू हुई थी तो कांग्रेस ने तो कहा कि जी पहले आप ट्रांसफ़र करें पावर टू द नेशनल गवर्नमेंट, लोगों की इलेक्टेड गवर्नमेंट को, और फिर हम एक आज़ाद मुल्क की तरह ये जो फाशिज्म के ख़िलाफ़ जंग है उसमें हिस्सा ले सकते हैं, जो कि अंग्रेज़ बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनकी मदद फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने की। उन्होंने कहा कि देखें, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं इस बुरे वक्त में, अगर आप जंग के बाद हमें मुसलमानों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन भी दें, और इसके मुताबिक हम अगर चाहें तो अपना एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं। 1940 का जो मार्च रेजोल्यूशन है वो इसके बाद आया। तो हम कह सकते हैं कि
इस दौरान कम्युनिस्ट पार्टी का जो एटीट्यूड था वो बदलना शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग भी एक एंटी इम्पीरियलिस्ट, वो भी अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहते हैं। तो बजाय कि ये दोनों पार्टीज लड़ें, इनको एक ऐसा फार्मूला बनाना चाहिए हमें कि ये सब मिलके आज़ादी की जंग लड़ें। और वो फार्मूला जो बना उसे कहा जाता है हुआ क्या, हाँ, 1941 जून के अंदर हिटलर ने एकदम सोवियत यूनियन पे हमला कर दिया। तो उसके बाद ये जो थे इंडियन कम्युनिस्ट जो कह रहे थे कि ये तो एक इम्पीरियलिस्टों की जंग है, ब्रिटेन इज इम्पीरियलिस्ट, कॉलोनियल पावर है, जर्मनी इज़ एन इम्पीरियलिस्ट पावर, इटली इज़ एन इम्पीरियलिस्ट पावर, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन जब सोवियत यूनियन पे हमला हो गया तो देखें, जिस तरह मुसलमानों के मतलब कहा जाता है कि ये एक पैन इस्लामिक सेंटिमेंट रखते हैं, इस तरह ही कम्युनिज्म जो है वो एक इंटरनेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है। तो सारी दुनिया के अंदर जब सोवियत यूनियन पे हमला हुआ तो कम्युनिस्टों ने यह फैसला किया कि ये वाहिद एक वर्किंग क्लास की रियासत है, स्टेट है, इस पे हमला जो है ये हम पे हमला है, सारी दुनिया की कम्युनिस्ट मूवमेंट पे हमला है। तो इसलिए अब हम इस जंग को पीपल्स वॉर समझते हैं क्योंकि हमला सोवियत यूनियन पे हो गया। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट शुरू हो जाता है। जब ये हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दी कि आप इस मुल्क से निकलें, अंग्रेज़ों को कहा, और हम आज़ाद होना चाहते हैं। जिस पे अंग्रेज़ों ने अपनी पूरी कुव्वत जो है स्टेट की इस्तेमाल की और ये जो है क्विट इंडिया मूवमेंट को क्रश किया। हज़ारों लोग जेलों में गए, सारी कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो जेलों में बैठ गई अगस्त 9 1942 के बाद, और ये जून 1945 में जेलों से बाहर आए हैं। तो 3 साल ये गायब थे। मुस्लिम लीग उस ज़माने में खूब फैली और फली, ये आप कह सकते हैं। कम्युनिस्टों का प्रॉब्लम यह था कि अब जब के जंग पीपल्स वॉर हो गई थी तो दे हैव टू सपोर्ट द वॉर। सपोर्टिंग द वॉर मेंट कि आप अंग्रेज़ जो हैं, जो लड़ रहे हैं हिटलर के साथ, उनके ख़िलाफ़ होने के बजाय आप कहें कि हम आपकी इस जंग को सपोर्ट करते हैं। तो 1942 में फिर अंग्रेज़ों ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को लीगल करार दे दिया और उनके दफ्तर खुल गए और कुछ कम्युनिस्टों को नौकरी भी मिल गई स्टेट की मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में। कुछ लोग जंग के लिए भी गए, उस जंग में लड़ने के लिए, जो कम्युनिस्ट थे, क्योंकि ये अब जंग सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जंग समझी जा रही थी। और ये एक सेंटिमेंट था कि वी हैव टू सपोर्ट द सोवियत यूनियन इन दिस डेंजरस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। इसके बरक्स कांग्रेस जो है उसने अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया और क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से वो सारे जेलों में चले गए। तो मुस्लिम लीग उस ज़माने में जब फैली है तो एक थीसिस आया कम्युनिस्ट पार्टी का, जिसकी ज़्यादातर तो उसके ऑथर डॉक्टर अधिकारी गिने जाते हैं। ये थीसिस 43 में पब्लिश हुआ था, लेकिन 42 में इस पे काम होना शुरू हो गया था। और इस थीसिस के मुताबिक ये फैसला हुआ कि हिंदुस्तान की जितनी भी ओप्रेस्ड नेशनैलिटीज़ हैं ना, वो नेशनैलिटीज़ जो दबी हुई हैं, वो अपना राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक रखती हैं, और अगर विच इंक्लूड्स द राइट टू सेसीड, यानी कि हिंदुस्तान से निकल के आप अपना मुल्क भी बना सकते हैं। अच्छा, नेशनैलिटीज़ नेशंस का जो डिस्कशन क्लासिकल कम्युनिस्ट लिटरेचर में है, आप मार्क्स को पढ़ लें, एंगल्स को पढ़ लें, आप लेनिन को पढ़ लें, और इसके बाद आप स्टालिन और ट्रॉट्स्की, ये 5 बड़े नाम हैं, इनकी कोई भी किताब आप पढ़ लें, हर जगह पे इन्होंने टेरिटरी, ज़बान, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और
नेशनल कैरेक्टर जैसी बातें की बुनियाद पे नेशन को डिफ़ाइन किया है। नेशनैलिटीज़ वो हैं जिनकी इकोनॉमिक पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो एक इंडिपेंडेंट मुल्क कायम कर सके, अलबत्ता उनको ऑटोनमी का हक होना चाहिए। ये सारे आइडियाज़ एक्चुअली यूएसएसआर की जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये उसके अंदर इस किस्म की सारी बातें हैं कि ये नेशंस हैं, 15 नेशंस थी और फिर नेशनैलिटीज़ थी, फिर नेशनल ग्रुप्स थे। नेशंस जो थी उनको हक था कि अगर वो चाहें वो सोवियत यूनियन को छोड़ के तो आज़ाद मुल्क बन सकते हैं। लेकिन सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक चीज़ है, अमलन सोवियत यूनियन जो थी वो एक चांस ही कोई नहीं था कि आप उससे ससीड कर सकें। उन्होंने ये नेशंस जो मानी थी 15, इनको ऑटोनमी दे दी थी जहाँ पे कल्चर और ये, लेकिन प्लानिंग इकॉनमी की जो थी वो सेंट्रलाइज थी, डिस्ट्रीब्यूशन भी सेंट्रलाइज थी और टोटल सोवियत स्टेट जो है वो एक हर जिंदगी के शोबे में अपना एक असर रखती थी और उसका सारा कंट्रोल अल्टीमेटली कहा जाता है डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, विच अल्टीमेटली मीन्स के फाइनल अथॉरिटी इज़ विद द पोलिट ब्यूरो जो कि मॉस्को में बैठा करते थे। तो वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत फ्रीडम थी, इवन द फ्रीडम टू लीव द यूएसएसआर, लेकिन अमलन 1 इंच उसमें से कोई मूव नहीं था कर सकता। इसी सोच को डॉक्टर अधिकारी ने ये थीसिस दिया नेशनैलिटीज़ वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनैलिटीज़ की डेफिनेशन जो इन्होंने की वही क्वेश्चनेबल है। मसलन इन्होंने मज़हब की बुनियाद पे नेशनैलिटीज़ बना ली। ये कहा कि सिख भी नेशन है और वेस्ट पंजाब भी एक नेशनैलिटी है और वेस्ट पंजाब भी नेशनैलिटी है। वेस्ट पंजाब मीन्स व्हाट? द मुस्लिम्स। और ज़िक्र भी कहा कि यहाँ के जो मुसलमान हैं अगर वो अपना राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इस्तेमाल करना चाहें तो वो कर सकते हैं और अलग अपना मुल्क बना सकते हैं। यही राइट फिर उन्होंने कहा गुजरातियों के पास भी है, सिंधियों के पास भी है और दलित्स के पास भी है, द्राविडियंस के पास, ये कई उन्होंने नेशनैलिटीज़ बनाई। लेकिन ये नेशनैलिटीज़ की डेफिनेशन मार्क्सिज्म की डेफिनेशन से बिल्कुल बरक्स थी। यानी मज़हब की बुनियाद पे आप मुसलमानों को, सिखों को अगर नेशनैलिटी बना रहे हैं तो किस बुनियाद पे? ये तो निगेशन है ऑफ मार्क्सिस्ट थियरी। मगर इसके बाद जो एक और डायरेक्टिव आया कम्युनिस्ट पार्टी का वो ये था कि वो मुसलमान जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं वो अब जाके मुस्लिम लीग ज्वाइन करें, क्योंकि मुस्लिम लीग ने भी एक थे दानियाल लतीफ़ी, उन्होंने एक प्रोविंशियल मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो में सोशलिस्ट किस्म की बातें की थी। तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस भी एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट है अवामी, तो मुस्लिम लीग भी है और ये होना चाहिए कि मुसलमानों को हक खुद इरादियत मिले और फिर ये सारी जो नेशनैलिटीज़ हैं ये खुशी से पूरे हिंदुस्तान की यूनिटी में यकीन रखेंगी और मिल के आज़ादी की जंग लड़ेंगी। इसकी ना कोई रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक़ था, क्योंकि जिन्ना साहब तो बार बार कह रहे थे कि हमें हम मुसलमान एक कौम है, हमें अपना मुल्क चाहिए और हम हिंदुस्तान का बिल्कुल हिस्सा नहीं बनना चाहते। मैंने अपनी जो किताब है ना, जिन्ना हिज सक्सेसेस फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री में कई 100 सफ़ों में और कई 100 तकरीरें कोट की हैं जहाँ पे जिन्ना साहब ने कहा है कि हम इंडिया से अलग हो के अपना मुसलमानों का के मुल्क या मुल्क बनाना चाहते हैं, यानी कई या एक या दो डिपेंडिंग ईस्टर्न जोन ऑफ इंडिया एंड नॉर्थ वेस्टर्न जोन ऑफ इंडिया, इस किस्म की बातें होती रहीं। लेकिन 1945 के इलेक्शन कैंपेन में मुस्लिम लीग ने पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे, सिंध के अंदर, फ्रंटियर के अंदर भी ये जो होते हैं पीर सूफ़ी श्राइन्स के हेड्स और बरेलवी उलमा, और वो उलमा जो देवबंद से छोड़ के, क्योंकि जमीयत उलमा हिंद ने तो कांग्रेस का साथ दिया था कि वतनीयत की बुनियाद पे सब हिंदुस्तान के लोग अंग्रेज़ों से आज़ादी लें, उसको छोड़ के
कांग्रेस जमीयत देवबंद के चंद उलमा, अशरफ अली थानवी, शबीर अहमद उस्मानी और कई और जो हैं, ये छोड़ के मुस्लिम लीग के साथ आ गए थे। तो इन उलमा ने बरेलवी और चंद बड़े नाम जो टूट के आए थे देवबंद से, और पीरों की जो गद्दियाँ हैं उनकी मदद से, और लैंडलॉर्ड जो क्लास थी इन इलाकों की, उनकी मदद से इन्होंने अपनी मुहिम चलाई। वहाँ पे कम्युनिस्ट भी थे जो नारे लगाते थे कि हम मनी लैंडर का जुल्म ख़त्म कर देंगे, और हम तो वो मनी लैंडर तो जाहिर है ज़्यादा हिंदू थे और सिख थे। तो कम्युनलिज्म और क्लास को इन्होंने अजीब तरीके से कंबाइन किया। लेकिन मुस्लिम लीग की सारी जो 1945-46 की वो है ना इलेक्शन कैंपेन, वो थॉरोली कम्युनल है। लिहाजा उसके अंदर कम्युनिस्टों के इस किस्म के स्लोगन बेमायनी हो गए, इसका कोई ज़ोर नहीं था। वहाँ पे तो नारे लगे, पाकिस्तान का नारा क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सारे पंजाब में लगे, और मैंने किताब में उसका एविडेंस दिया है। पंजाब वाली पार्टीशन की किताब में भी एविडेंस दिया था। तो और इन्होंने मौलवियों के ज़रिए ये भी कहा कि जो मुसलमान मुस्लिम लीग को वोट नहीं देगा वो अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ वोट दे रहा होगा, उसका निकाह जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और उसका जनाजा भी नहीं हम पढ़ाएंगे। इस किस्म की सारी बातें हुई हैं। साथ साथ मुस्लिम कम्युनिस्टों ने भी कोशिश की कि मुस्लिम लीग जो है वो इस्लामिक सोशलिज्म की कोई बात करे, ये वो, यानी एक खिचड़ी सी पकी उस ज़माने में। अब आ जाता है कि पार्टीशन हो जाती है, पाकिस्तान बन जाता है। पाकिस्तान में कम्युनिस्टों के साथ क्या हुआ, इस पे अब मैं आ रहा हूँ। ये बैकग्राउंड बड़ी लाजमी थी समझने के लिए कि कैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने एक ट्विस्टेड, उसे कॉन्वोल्यूटेड थीसिस भी आप कह सकते हैं, दिया, जिसका मार्क्सिस्ट थ्योरी से बिल्कुल तजाद था। इन्होंने कम्युनलिज्म को जस्टिफाई कर लिया अंडर द डूबियस आइडिया ऑफ नेशनैलिटीज़। लेकिन वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब पाकिस्तान का में क्या होता है, देखें 1945-46 से हमने गैरिजन स्टेट वाली किताब में मैंने एविडेंस दिया है कि मोहम्मद अली जिन्ना वॉज वेरी क्लियर कि आइंदा आने वाली दुनिया में जो लीडर होगा वेस्ट का वो तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होगा। और उन्होंने मिस्टर इस्फहानी को, जो उनके बड़े करीबी आदमी थे, उन्हें भेजा कि आप वॉशिंगटन जाएं और अमेरिकन्स को कहें कि आप पाकिस्तान को आज़ाद होने दें, हम अपना अलग मुल्क चाहते हैं, और हम क्योंकि मुसलमान हैं तो हम आपके साथ मिडल ईस्ट में जो जहाँ पे हमारी ईमान वाले लोग हैं वहाँ पे आपके इंटरेस्ट को हम सर्व करेंगे, और साउथ एशिया में बड़े सगीर में कम्युनिज्म के आने को रोकने के लिए वी विल बी द फ्रंट लाइन स्टेट, क्योंकि हम मोनोथिस्ट इस्लाम में बिलीव करते हैं और कम्युनिज्म एक एथिस्ट आइडियोलॉजी है। ये सारा एविडेंस जो है मैंने उस किताब के अंदर दिया है। और तो और मार्गरेट ब्योर्क वाइट एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थी जिसने पार्टीशन के ऊपर फोटोग्राफी छापी, और वो बहुत क्लासिक पिक्चर्स हैं उस ज़माने की जो आज तक इस्तेमाल होती हैं। शी मेट जिन्ना, और जिन्ना से उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि वी डोंट नीड यूनाइटेड स्टेट्स एज मच एज यूनाइटेड स्टेट्स नीड्स अस, क्योंकि अगर आप लोग हमारी मदद नहीं करेंगे तो सोवियत रशिया यहाँ पे आ रहा है। और वो कहती है मैंने जाके फिर इनके मिनिस्टर से बात की, सभी ये बात करते हैं। 7 सितंबर को मैंने कोट की है गैरिजन स्टेट वाली किताब में, जिन्ना साहब कहते हैं कि देखें हमारा मज़हब और हमारी सोच तो वेस्ट के साथ मिलती है, कम्युनिज्म का कोई काम नहीं है पाकिस्तान की सरजमीन पे। तो दैट इज़ ऑल्सो कोटेड। हाँ, एक बात जो मुझे पहले कर देनी चाहिए थी कि जब ये सारे रेजोल्यूशन हो रहे थे मूव, तो यानी अधिकारी का थीसिस आया और कम्युनिस्टों को कहा कि आप मुस्लिम लीग में आ जाएं, तो जिन्ना साहब ने क्या कहा, ये है 19 मार्च
1944 को लाहौर में जिन्ना साहब थे और मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के इजलास में इन्होंने ये कहा, द कम्युनिस्ट थिंक वी आर फूल्स, देयर इज सम जस्टिफिकेशन इन देयर थिंकिंग लाइक दैट, बट दे आर मिस्टेकन. हैंड्स ऑफ, hands off, I say communists, hands off. We do not want any flag except the League flag, crescent and star. Islam is our guide and complete code of life. ये जिन्ना साहब ने 19 मार्च को 1944 में कह दिया. फिर भी ये जो कम्युनिस्ट आ चुके थे मुस्लिम लीग ने, इन्होंने पूरा हिस्सा लिया 1945 की इलेक्शन कैंपेन में, और उस पाकिस्तान को जो वोट मिले उनमें इनका भी एक रोल है कि इन्होंने मनी लैंडर का जो इस्तेसाल था उसका जिक्र किया. मौलवियों ने इस्लाम की बात की और खिलाफत मदीना की बात की, रियासत मदीना की बात की और इस्लामिक शरिया की बात की. तो ये इस किस्म की हौच पौच की बुनियाद पे वो इलेक्शन लड़ा गया, लेकिन इलेक्शन कैंपेन टोटली कम्यूनल थी, इस पे कोई शक नहीं है. और ये कहा जाता है कि उलमा इस्लाम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे, ये बिल्कुल बकवास है. जमीयत उलमा हिंद खिलाफ थी जिसका होल्ड उर्दू स्पीकिंग बेल्ट में था, लेकिन पाकिस्तान की मूवमेंट जो है ये तो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में अब हो रही थी. यूपी वॉज आउट, यूपी का अब कोई रोल नहीं था. अब तो पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और बलूचिस्तान के जो ट्राइबल चीफ थे ये उनकी मूवमेंट थी, या उधर बंगाल के अंदर जो मुसलमान थे उनकी मूवमेंट थी. यूपी का रोल तो ख़त्म हो गया था. तो हमजा अलवी का जो थीसिस है वो एक्चुअली आउटडेटेड है, बिकॉज ही स्टॉप्स इन 1940 व्हेन द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान बिगिंस विद द लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 1940. तो पता नहीं ये कहाँ से इन्होंने ये सोच बनाई, लेकिन मैंने तो अब जिन्ना साहब को कोट कर दिया है, तो आप खुद ही फैसला करें. पाकिस्तान जाता है बन. पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल स्टेट बनी और पाकिस्तान ने शुरू से अमेरिका की तरफ रुजू किया. हालांकि अमेरिकन हैं, ये मैं और वीडियोस में बता चुका हूँ. देखें, बरतानिया ने जाते जाते हिंदुस्तान की पार्टीशन इस बुनियाद पे की, और मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट दिए हैं, गैरिजन स्टेट किताब में भी है और जिन्ना वाली किताब में भी, जहाँ पे शुरू में ब्रिटिश आर्मी पाकिस्तान बनने के ख़िलाफ़ थी, इसलिए कि अगर इंडिया डिवाइड होता है तो इंडियन आर्मी जो उन्होंने बनाई थी, जो उन्हें फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में सर्व कर रही थी, वो भी डिवाइड होगी. और जब वो डिवाइड होगी तो हिंदुस्तान, ये सब कॉन्टिनेंट कमज़ोर हो जाएगा और स्टालिन इधर को आ जाएगा, ये सोच थी. लेकिन इस सोच के मुखालिफ जो ग्रुप जनरल्स का था, उन्होंने कहा कि हम तो इसको नहीं मानते, हम तो ये मानते हैं कि कांग्रेस अंडर नेहरू और ये जो लेफ्ट लुफ्ट है ये हमारे रिलायबल एलाइज नहीं हो सकते. अलबत्ता मुस्लिम लीग और मिस्टर जिन्ना जो कांग्रेस में खुद खुशी से रहना चाहते हैं, उसके अंदर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंदर, वो हमारे एलाई बनेंगे. और 12 मई 1947 को एक मेमोरेंडम मैंने गैरिजन स्टेट वाली किताब में और जिन्ना वाली किताब में कोट किया है, जहाँ कहा गया है कि इफ़ नाउ पार्टीशन हैपन्स देन इन वेस्टर्न पाकिस्तान वी शुड डिमांड फ्रॉम द पाकिस्तान गवर्नमेंट कराची पोर्ट फैसिलिटीज़, पाकिस्तान एयरफील्ड्स, एक्सेस टू एयरफील्ड्स एंड मुस्लिम मैन पावर. मुस्लिम मैन पावर मीन्स द पाकिस्तान आर्मी. तो द ब्रिटिश वो वेरी क्लियर. ट्रेजेडी ब्रिटिश की ये थी कि जंग तो उन्होंने जीत ली, लेकिन उनकी तबाही हो गई थी इकॉनमी की. उनके तो रैशनिंग हो रही थी, खाने को नहीं था. तो उनकी तो सैलरीज भी अमेरिकन दे रहे थे और अमेरिका के तहत आ चुके थे वो, बहुत ज़्यादा उन्होंने लोन्स लिए हुए थे. सो अमेरिका टोल्ड द ब्रिटिश टू पैक अप एंड लीव. अमेरिका वॉज गोइंग टू बी द न्यू लीडर ऑफ द वेस्ट. अमेरिकन थीसिस के मुताबिक भी सब कॉन्टिनेंट की डिवीज़न जो है कोई अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि इस तरह उनका ख्याल था कि अगर चीन में कम्युनिज्म आ जाता है तो वो फिर साउथ एशिया की तरफ रुख करेगा. तो ज़रा मुख्तलिफ थीसिस था, बट द अमेरिकन वर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. तो 1947 में मार्गरेट ब्योर्क वाइट, उसके बाद
और अमेरिकन डिप्लोमेट्स ने कोई ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई पाकिस्तान को। लेकिन 1951 में जब नेहरू ने कहा कि हम नॉन अलाइंड मूवमेंट में रहेंगे, ना हम वेस्ट का हिस्सा बनेंगे ना सोवियत का बनेंगे, हम एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी रखेंगे, तो उसके बाद पाकिस्तान की बात जो है ज़्यादा सुनने में, यानी वॉशिंगटन में इनकी लॉबी जो है उसकी तरफ भी अमेरिका की थोड़ी नज़र पड़ी। तो 1951 में थोड़ी सी मिलिट्री एड आई, जो इन्होंने 2 बिलियन मांगी थी, सिर्फ 10 मिलियन यानी 0.5% दिया गया। 1944 में 54 में हमने फिर पहला मिलिट्री पैक्ट किया डायरेक्टली बिटवीन यूएस एंड पाकिस्तान। 59 में एक और डायरेक्ट मिलिट्री पैक्ट हुआ, दोनों मिलिट्री पैक्ट हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान जॉइंड सिएटो एंड सेंटो, जो कि वेस्टर्न मिलिट्री अलायंसेस से टू कंटेन कम्युनिज्म। तो पाकिस्तान टोटली इधर वेस्ट का जो ब्लॉक था उसका हिस्सा बन चुका था। इंटरनली कम्युनिस्टों के ज़ेर ताब शुरू से ही आ गए, और मसलन 1951 में एक पिंडी कॉन्स्पिरेसी केस हुकूमत ने आइडेंटिफाई किया और कहा गया कि जो नेशनलिस्ट मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान, ये भी है 1948 में पाकिस्तान से कम्युनिस्ट गए थे कलकत्ता, जहाँ पे फैसला हुआ था कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को अब स्प्लिट कर दिया जाए और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान अलग 48 में बनी, और सैयद सज्जाद ज़हीर उसके जनरल सेक्रेटरी बने। एंड वो मैंने आपको पहले बता दिया। अच्छा, अब हुआ क्या कि पाकिस्तान के अंदर ये मिलिट्री पैक्ट्स आ चुके हुए थे, और 59 में भी ये मिलिट्री पैक्ट बने, लेकिन इंटरनली जो लेफ्ट था पाकिस्तान का, 51 में इन पे इल्ज़ाम लगा कि ये कंस्पिरेसी कर रहे हैं टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट ऑफ लियाकत अली ख़ान। बाद में लियाकत अली ख़ान गॉट असैसिनेटेड। ये जो लोग पकड़े गए थे मिलिट्री ऑफिसर्स भी थे और कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से चंद लोग भी थे, जिसमें सज्जाद ज़हीर, फैज़ अहमद फैज़, मोहम्मद हुसैन अता और चंद और लोग भी, मेजर इसहाक, ये सारे जो है ना, इनको सज़ाएँ हुई, जुर्माने हुए, ये इन्होंने वो जेलें भी काटी। हाँ जी। और 54 में कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तरों पे भी बैन लगा दिया। हुआ क्या था कि ईस्ट पाकिस्तान में एक इलेक्शन हुआ था जहाँ पे एक जुगतू फ्रंट, सारी वो पार्टी जो मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ थी, उन्होंने वो जीत लिया इलेक्शन, प्रोविंशियल इलेक्शन। तो मुस्लिम लीग ने कहा कि ये तो है ही सारे कम्युनिस्ट एजेंट, तो हम इस गवर्नमेंट को नहीं मानते, और उन्हें डिसमिस कर दिया, और वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल अप्लाई कर दिया गया। तो कम्युनिस्टों को 54 के बाद अंडरग्राउंड काम करना पड़ा। इसमें जो एक नई तब्दीली, यानी फ्रॉम डे वन, फ्रॉम 47, मैंने CR असलम से बात की और बड़े सीनियर कम्युनिस्टों से बात की। वो कहते हैं जहाँ पाकिस्तान बना है तो हम तो ज़ेरे ताब पहले दिन से आ गए। CID हमारे पीछे, हमारे अखबारों पे नज़र, एक्टिविटीज़ पे बहुत नज़र होती थी, तो हमें तो सांस लेने का चांस ही नहीं था। लेकिन फिर भी ये मानना पड़ेगा कि इन्होंने पेजेंट्री के हकूक़ के लिए बड़ी जिद्दोजहद की और उनको रिलीफ दिलाया। ये जो मुजारे होते हैं उनको कुछ रिलीफ मिलता रहा, और पाकिस्तान को गवर्नमेंट चाहती थी कि वो ये कोरिया की जंग में पाकिस्तानी ट्रूप्स भी जाएं, लेकिन वहाँ पे भी हमारे जो रोशन ख्याल लेफ़्ट लीनिंग जो हैं इंटेलेक्चुअल्स, जो देखें वहाँ पे उस ज़माने में मियाँ इफ्तिखारुद्दीन ने प्रोग्रेसिव PPL, पाकिस्तान प्रोग्रेसिव, क्या यार, PPL स्टैंड्स फॉर लिमिटेड, हाँ, पाकिस्तान प्रोग्रेसिव पेपर्स, पाकिस्तान प्रोग्रेसिव इस किस्म का है उनकी जो है। वहाँ पे पाकिस्तान टाइम्स, इमरोज़ अखबार ये निकलते थे, इमरोज़ उर्दू में और पाकिस्तान टाइम्स इंग्लिश में। ये बहुत एंटी इंपीरियलिस्ट बातें होती थी इसमें। तो ये गढ़ थे यहाँ पे लेफ्टिस्ट्स के।
60s के अंदर एक और तब्दीली आई कि 58 में मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया और अयूब खान ने आके ये प्रोग्रेसिव पेपर्स को इसको कॉन्फिस्केट कर लिया और वहाँ पे एक अपनी पसंद के वो एडिटोरियल ले आए और सारा जो उसका तर्ज था वो बदल दिया। इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ डिसेंट जो जमहूरियत की बात होती है वो ख़त्म हो गया। साथ साथ इन्होंने वेस्ट पाकिस्तान को वन यूनिट बना दिया, जिसकी वजह से फिर नेशनल अवामी पार्टी बनी जिसमें ये सारे लेफ्टिस्ट चले गए और इनकी डिमांड थी कि जो प्रोविंसेस हैं ना पुराने पंजाब के, वेस्ट पाकिस्तान के, वो दोबारा रिस्टोर किए जाएं। ईस्ट पाकिस्तान के अंदर बाशानी साहब स्ट्रॉन्ग हो गए, वो पेजेंट इनकलाब की बातें करते थे। यही वो दौर था जब माओ सोच जो है वो दुनिया में बड़ी उसकी अपील थी। एक तो क्यूबन रेवोल्यूशन हुआ था, साथ साथ वियतनाम वॉर चल रही थी और माओ ने वहाँ कल्चरल रेवोल्यूशन, इन सब चीज़ों की बहुत अपील थी। आई एम विटनेस टू ऑल दैट। तो मज़दूर किसान पार्टी बनी जो कि उनकी कोशिश थी कि जिस तरह पेजेंट रेवोल्यूशन चाइना में आया है इसी तरह का रेवोल्यूशन हम पाकिस्तान में करेंगे। और इन्होंने आर्म स्ट्रगल भी किया, हश्तनगर में हुआ, कुछ और इलाकों में हुआ। इलेक्शन हुआ था 1971 में पाकिस्तान का, जिसके बाद पाकिस्तान टूट गया, ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, वहाँ पे अवामी लीग की हुकूमत आ गई, यहाँ पे पीपल्स पार्टी की वेस्ट पाकिस्तान में आ गई। और भुट्टो साहब जो इस्लामिक सोशलिज्म के नारे पे उन्होंने लोगों के वोट लिए थे, उन्होंने थोड़े से सोशल डेमोक्रेटिक किस्म के रिफॉर्म भी किए। वर्कर्स के कुछ राइट्स ज़्यादा बढ़ गए और ट्रेड यूनियंस की प्रमोशन हुई। लेकिन हमारे जो यहाँ के लेफ्टिस्ट थे जो माओइस्ट सोच रखते थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी की हुकूमत के कैरेक्टर को गलत समझा और कुछ ने घेराव सिलसिला शुरू कर दिया और कई कारखाने और मिलों को घेरा डाल लिया और वहाँ पे कब्ज़े करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से फिर पीपल्स पार्टी ने स्टेट रिप्रेशन की और इनको बुरी तरह ट्रीट किया, लोगों को जेलों में डाला गया। और तो ये जो माओइस्ट किस्म की मूवमेंट थी इसकी कमर टूट गई। इसके पीछे एक और थियरी निकली। पाकिस्तान के अंदर जो थे ना कम्युनिस्ट, उनको ज़रूरत थी कि किसी तरीके से कोई मार्क्सिस्ट थियरी दी जाए पाकिस्तान की क्रिएशन की। मैंने बताया CPI का थीसिस, मुस्लिम लाइफ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, सिख राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये भी इन्होंने दिया था। तो इन्होंने कहा कि जी बात यह है कि मुस्लिम लीग जो थी ये उभरते हुए मुसलमान बुर्जुआजी की रिप्रेजेंटेटिव थी, जबकि कांग्रेस जो है वो हिंदुस्तान की मोनोपली कैपिटलिज्म की रिप्रेजेंटेटिव थी। और मुसलमान बुर्जुआजी मोनोपली कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करके उन्होंने पाकिस्तान बनाया। इसलिए मुस्लिम सेल्फ डिटर्मिनेशन वॉज इन क्लास टर्म्स परफेक्टली करेक्ट अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट थियरी। ये मैं एक रिविजनिस्ट थीसिस समझता हूँ जिसकी बिल्कुल नॉनसेंस आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अंदर तो कोई बुर्जुआजी थी नहीं। ये तो PIDC ने खुद वर्ल्ड बैंक से लेके इंडस्ट्री लगाई और जब वो इंडस्ट्री कामयाब हो गई तो उन्होंने प्राइवेट हैंड्स में बेचा। तो ये तो एक फिक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो लैंडलॉर्ड थे या ट्राइबल लॉर्ड थे जिनका पावर थी। तो ये क्लास एनालिसिस जो है ये बुनियादी तौर पे डिफेक्टिव है। लेकिन इसकी एक और एंगल भी था कि पाकिस्तान बनने के बाद कम्युनिस्ट तो ज़ेर ताब आ गए, लेकिन 60s में जब चीन और रूस का झगड़ा हुआ और चीन और इंडिया की जंग हुई तो माई एनिमीज़ एनिमीज़ माई फ्रेंड वाली लॉजिक में पाकिस्तान और चीन करीब आ गए। और जब ये करीब आए तो उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनका बड़ा प्रोमिनेंट रोल था। फिर उन्होंने
पीपल्स पार्टी बनाई जो प्रोग्रेसिव स्लोगन्स लेके आई और सोशल डेमोक्रेटिक किस्म के प्रोग्राम भी लाए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो कोई कम्युनिस्ट पार्टी तो नहीं थी, इनकलाबी पार्टी तो नहीं थी। और 72 में उन्होंने आके फिर भुट्टो साहब ने इनको सारों को बहुत रिप्रेस भी किया। लेकिन इस दौरान जब चीन के साथ ये बहुत क्लोज रिलेशनशिप हुआ तो माओ लिटरेचर बहुत आम था। आई एम वन ऑफ दोज हु वाज एनेमर्ड चार्म्ड बाय द आइडिया ऑफ अ पेजेंट रेवोल्यूशन, क्योंकि इतना जहाँ पे जुल्म हो, गुर्बत हो, नाइंसाफ़ी हो, वहाँ पे अगर इनकलाब आए तो कौन नहीं चाहेगा जिसके अंदर इंसाफ की एक उमंग हो। लेकिन ये एक दफ़ा अपने लेक्चर्स में मैं आगे चल के बताऊँगा कि कैसे मॉडर्न स्टेट जो है वो इनकलाब को रोकने के लिए ही तैयार की गई है। तो हुआ यही कि पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी आने के बाद पाकिस्तान तो गया टूट, ईस्ट पाकिस्तान बिकेम बांग्लादेश, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। तो इसके अंदर भुट्टो साहब के दौरान ये फ्रंटियर के अंदर जो हस्तनगर की मुहिम थी वो भी ख़त्म हो गई। उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने वहाँ पे भी मिलिट्री एक्शन करवाया। और पंजाब के अंदर तो कोई ऐसी पेजेंट मूवमेंट थी मजदूर किसान पार्टी की, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत रिप्रेशन हुई और पुलिस ने बहुत मारा कूटा इनको, तो वो मूवमेंट तकरीबन सबसाइड हो गई। इसके बाद नई स्टेज आती है अफ़गान जिहाद। अफ़गान जिहाद जब आया तो पाकिस्तान के कम्युनिस्टों ने उसके हक में अपना मौक़िफ़ दिया कि हम इस इनकलाब के हक में हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी, स्पेशली अंडर जनरल ज़ियाउल हक, वो तो उस जिहाद का हिस्सा बन चुकी हुई थी वेस्टर्न क्या कहते हैं सपोर्ट के साथ, मिलिट्री सपोर्ट, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट, पैसा सऊदी अरेबिया से आ रहा था, अमेरिका से आ रहा था, कई और मुल्कों से आ रहा था। चाइना ने भी 400 मिलियन उसमें उस सो कॉल्ड अफ़गान जिहाद में डाला। ये मैंने सारा गैरिजन स्टेट किताब में सारा एविडेंस दे दिया है। तो उसके बाद पीपल्स पार्टी ही एक पार्टी थी जो अपोजिशन में आई और MRD की मूवमेंट चली, जिसके ऊपर फिर जनरल ज़िया ने बहुत रिप्रेशन की और ट्रेड यूनियनिस्ट को और पीपल्स पार्टी के केडर्स को और सोशलिस्टों को जेलों में डाला गया और बुरी तरह ट्रीट किया गया। तो हम ये देखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी उसके बाद कम्युनिस्ट मूवमेंट पाकिस्तान के अंदर वो क्रश हो गई। अब छोटी छोटी पार्टीज़ हैं जो अभी भी एंटी इंपीरियलिज्म की बात करती हैं, इंसाफ की बात करती हैं। वो कहती हैं इनकलाब आ जाए, इफ़ दे कैन ब्रिंग अबाउट अ रेवोल्यूशन वी शुड ऑल सेलिब्रेट इट। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान की स्टेट बाकी स्टेट्स के तरह ही मिलिटरीली बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है और इसके सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो तो जमहूरियत के चांस भी नहीं देते। मेरी एक अपनी आर्गूमेंट है कि अगर आप पाकिस्तान के लेफ़्ट की कंट्रीब्यूशन देखें तो वो कंट्रीब्यूशन सोशलिज्म को बिल्ड करने की तरफ तो नहीं है, क्योंकि उसका तो चांस ही नहीं मिला ना कि आप डेमोक्रेटिक स्ट्रगल से आगे बढ़े। तो छोटे प्रोविंसेस की राइट्स, ईस्ट पाकिस्तान के राइट्स, हाँ जी, और मुजारों के राइट, वर्कर्स के राइट, इनके ऊपर बात जो है वो ये लेफ्टिस्ट हमारे करते रहे और यही इनकी कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने बहुत बहुत रिप्रेशन भी सही है, इन पे बहुत तशद्दुद भी हुआ है। सो दे आर ऑल टू बी दे ऑल डिज़र्व आवर रिस्पेक्ट। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की स्टेट जो है पहले दिन से ओपनली एंटी कम्युनिस्ट, एंटी सेकुलर, एंटी डेमोक्रेटिक भी थी। इन्होंने तो इलेक्शन भी कभी नहीं होने दिए। अगर 70 में इलेक्शन हुआ तो उसके रिजल्ट को नहीं माना और स्टेट को तोड़ दिया। तो बाद में जो अब इलेक्शन हुए हैं उनका आपको पता ही है कि इलेक्शन होता है, लेकिन अपोजिशन और ये कभी स्टेबलाइज कोई हुकूमत हमें दे ही नहीं सकते। तो पाकिस्तान में कम्युनिस्ट मूवमेंट जो है वो छोटे छोटे ग्रुप्स में तो अब भी है। हर शहर में कुछ लोग बैठते हैं और इंटेलेक्चुअली ये पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन
ये जो थीसिस था ना कि मुस्लिम्स राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, मेरे ख्याल से दिस वाज फ्रॉम अ मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ए टोटली फ्लॉड थीसिस। क्योंकि ये तो हम लाहौर के लोग जानते हैं कि जब पार्टीशन हुई तो यहाँ पे सारे केडर जो थे वो तो सिख हुआ करते थे और लीडरशिप में भी हिंदू थे, वो वहाँ चले गए और यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी बिल्कुल विदाउट वर्कर्स और ये और हो गई। और बहुत थोड़े लोगों ने अपनी कोशिश से फिर यहाँ की लेफ़्ट आर्ग्यूमेंट, लेफ़्ट सोच को ज़िंदा रखा। मियाँ इफ्तिखारुद्दीन थे और मेजर इसहाक भी आ जाते हैं, CR असलम का नाम लेना चाहिए हमें, आबिद हसन मंटो अभी भी ज़िंदा हैं, उनका नाम भी लेना चाहिए। मियाँ महमूद की डेथ हो गई। ये सारे वो लोग हैं। सैफ खालिद हुआ करते थे। मुझे पंजाब के नाम ज़रा ज़्यादा याद हैं। कराची में भी लोग अपनी अपनी सोच के मुताबिक कोशिश करते रहे कि पाकिस्तान को सेकुलर और प्रोग्रेसिव बनाया जाए। इन्होंने ये भी कहा कि जिन्ना साहब तो सेकुलर थे, देखो 11 अगस्त की स्पीच में तो इस्लाम का जिक्र कोई नहीं है। लेकिन ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, क्योंकि जिन्ना साहब ने इस्लाम और मुसलमानों की मदद से पाकिस्तान लिया ना, ये तो स्टेट ही मुसलमानों के लिए बनी थी। तो ये तो कम्यूनल स्टेट थी फॉर राइट एंड रॉन्ग। और जाहिर है उन मुसलमानों को फ़ायदा तो हुआ ना जो यहाँ पे थे, कम से कम पंजाब में और कुछ और जहाँ से हिंदू सिख चले गए, वरना सारी प्रॉपर्टी उनके पास थी और बिज़नेस पे भी कंट्रोल था, तो वो मुसलमानों के पास आया। तो एक हद तक पाकिस्तान बनने के साथ मुसलमानों को फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन इसका मार्क्सिज्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये कोई क्लास स्ट्रगल की शक्ल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स का होल्ड जो है वो आज तक है। आज तक लैंड रिफॉर्म नहीं हो सके। और ये नहीं मुझे पता कि लैंड रिफॉर्म ही अब तरीका है दुनिया को बदलने का, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड अभी भी अपने अपने इलाके में इलेक्शन जीतते हैं। आप उनके नाम देख लें, सरदार ही होते हैं या बड़े लोग ही होते हैं। तो आम बैकग्राउंड के पॉलिटिशियंस अभी तक पाकिस्तान में गिनती के हैं। शेख रशीद साहब हैं और कुछ और हैं, मगर ज़्यादातर लोग वही सॉलिड बैकग्राउंड, लैंडेड प्रॉपर्टी या बिजनेस या कुछ उससे ही आते हैं। और कम्युनिज़म और कम्युनिस्ट मूवमेंट का पाकिस्तान में एक लिमिटेड हमेशा से रहा रोल, सेकुलर रोल रहा, प्रोग्रेसिव रोल रहा। इनके चंद माओइस्ट यूनिट वो एंटी इंडिया भी हो गए, वो पॉलिटिक्स एक और नेचर की हैं। और कुछ लोग प्रो सोवियत थे जो प्रो सोवियत ही रहे, अब तो सोवियत यूनियन ही रहा। आज की दुनिया में मेरे ख्याल से लेफ़्ट का जो है ना, एक एंटी फैशिस्ट, एंटी ये क्या कहते हैं, मेजॉरिटेरियन अलायंस बनना चाहिए। और इस किस्म का कोई सोच मेरे ख्याल से आगे आनी चाहिए। ये एक मेरे ख्याल से बैकग्राउंड थी कि पाकिस्तान में कम्युनिस्ट मूवमेंट के साथ क्या हुआ, क्या उन्होंने अचीव किया और क्या वो ना कर सके और क्यों ना कर सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज बस इतनी ही बात मैं करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।